versus France, two of economic heavyweights of European Union. They also provide a subsidized education. Hey, this is Lost in Heaven. Let's try to figure it out which one is for you. अब मेरी बाकी वीडियोस के जैसे यहाँ पे भी हम बात करेंगे सिर्फ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का यूरोप में इतना बोलबाला नहीं है बेसिकली। तो आते हैं हम नंबर 1 पॉइंट पे, जो कि है यूनिवर्सिटी टाइप। बेस्ट यूनिवर्सिटी इटली की है यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना, जो कि कही जाती है दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक। उसके बाद आते हैं हम सेंट एना स्कूल ऑफ एडवांस स्टडीज, जो कि है पीसा में, और आखिरी है यूनिवर्सिटी ऑफ रोम। फ्रांस की बेस्ट यूनिवर्सिटी है PSL रिसर्च यूनिवर्सिटी, इकोल पॉलिटेक्निक और यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस। बेसिकली सारी की सारी पेरिस में। अब फ्रांस में पेरिस ना हो तो बताओ क्या होगा। इन दोनों कंट्री में अप्लाइड साइंसेस का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये वैसे भी थोड़ा जर्मन कॉन्सेप्ट है, लेकिन इन कंट्री में सिंपली यूनिवर्सिटी जैसे आपकी इंडिया में होती है नॉर्मली यूनिवर्सिटी, उनके तरह ही होती है बेसिकली। ऑल ऑफ दीज यूनिवर्सिटीज आर क्वाइट वेल नोन। अगर आपका एडमिशन इनमें से कहीं होता है तो ऑफकोर्स यू हैव अ वे बेटर चांस ऑफ गेटिंग अ जॉब और सिक्योरिंग अ जॉब, नॉट ओनली इन दिस कंट्री बट ऑल्सो इंटरनेशनली। पॉइंट नंबर 2, एडमिशन प्रोसेस। अब हर कंट्री की तरह हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट प्रोसेस होता है, हर कोर्स का डिफरेंट प्रोसेस होता है। तो बेसिकली आपको देखना पड़ेगा कि आप जिस भी कोर्स में इंटरेस्टेड है उसके लिए उन्होंने क्या मांगा है। अब जो टॉप की यूनिवर्सिटी होगी ऑफकोर्स उसके लिए आपको मिनिमम ग्रेड तो चाहिए होगा, बट नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम इफ यू आर एवरेज स्टूडेंट यू कैन गेट एडमिशन इन मोस्ट ऑफ द एवरेज यूनिवर्सिटीज एज वेल। उसके अलावा इटली या फ्रांस दोनों ही कंट्री में इंग्लिश में आपको कोर्सेज आराम से मिल जाएंगे, लेकिन मोस्टली मास्टर्स में। बैचलर्स में थोड़ी सी मुश्किल होगी, जो भी है मैं लिंक नीचे डाल दूंगा अगर आप बैचलर्स के लिए इंटरेस्टेड हैं तो। Of course, proficiency in English is also required, so either TOEFL या फिर कैम्ब्रिज का सर्टिफिकेट या फिर IELTS करके जो आता है उसमें आपको एक अच्छा मिनिमम GPA तो चाहिए ही रहेगा वीज़ा के लिए और सबसे पहले तो एडमिशन प्रोसेस के लिए। पॉइंट नंबर 3, वीज़ा रिक्वायरमेंट। वीज़ा रिक्वायरमेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। एप्लीकेशन फॉर्म भरिए, उसके साथ आपकी सबसे पहली चीज़ लगेगी एडमिशन प्रोसेस। तो सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो, उसमें आपको मिलेगा एक एडमिशन लेटर जिसके बेसिस पे आपको वीज़ा मिलता है। फाइनेंशियल अगर कैपेबिलिटी की बात रहे या फिर जो भी दिखाना रहता है फाइनेंशियल प्रूफ, फ्रांस में आपको दिखाना रहेगा 7,364 यूरो एक साल के लिए अपने अकाउंट में। अगर वही हम इटली की बात करें तो आपको दिखाने पड़ेंगे अराउंड 5,364 यूरोज और प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन इन इटली। अब अगर मैं इसे कंपेयर करूं जर्मनी और स्विट्जरलैंड से तो ये काफ़ी कम है, क्योंकि जर्मनी में ऑलमोस्ट 10,000 और स्विट्जरलैंड में आपको 21,000 तक दिखाने पड़ते हैं अपने बैंक अकाउंट में हर साल। पॉइंट नंबर 4, फीस एंड कॉस्ट। अब जैसे कि फ्रांस और इटली दोनों में ही एजुकेशन काफ़ी सब्सिडाइज्ड है, लेकिन एकदम फ्री नहीं है। फ्री तो किसी भी दुनिया में कहीं भी कुछ नहीं है, लेकिन जर्मनी और स्विट्जरलैंड में थोड़ी सी आपको, जर्मनी सबसे सस्ती है मेरे ख्याल से एजुकेशन के लिए इन टर्म्स ऑफ ट्यूशन फी। फ्रांस में अगर आपको आप पढ़ना चाहते हैं तो बैचलर्स के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 3,000 यूरो हर साल, तो हर सेमेस्टर 1,500 यूरो, और मास्टर्स के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 4,000 यूरो, तो अराउंड 2,000 पर सेमेस्टर। 2018 से पहले ये थोड़ा सस्ता था, लेकिन उसके बाद फ्रांस गवर्नमेंट ने इसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा बढ़ा दी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो कि यूरोपियन यूनियन से बाहर के हैं। लेकिन स्कॉलरशिप भी मिल जाती है अगर आप मेरिट बेसिस पे हो। ऑफकोर्स अगर आप इतने अच्छे हैं और आपके पास पैसे नहीं है तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप फ्रॉम द फ्रेंच गवर्नमेंट। इटली का फंडा भी मोस्टली सेम ही है, 1,000 से लेके 4,000 के यूरो के बीच में फीस रहती है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की। तो एक ही नहीं है, हर यूनिवर्सिटी डिफरेंट चार्ज करती है, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 हर साल। तो डिपेंड करती है आप किस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल रहा है। उसके अलावा ऑफकोर्स स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है जैसे कि फ्रांस में है। कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करें तो इटली एक काफ़ी बजट फ्रेंडली कंट्री है, स्पेशली अगर हम इसे कंपेयर करें इसके नॉर्दर्न नेबर से तो। लेकिन फ्रांस और इटली के बीच इटली में थोड़ा आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग सस्ते में निकल जाएगा, तो मोस्टली 800 से लेके 700 यूरो के बीच में इटली में आपको टोटल कॉस्ट पड़ेगा हर महीना एज अ स्टूडेंट। फ्रांस में अब आपने देखा कि मोस्टली यूनिवर्सिटीज सब की सब पेरिस में है और पूरा फ्रांस ही पेरिस में है, तो बहुत ही एक्सपेंसिव सिटी है बेसिकली पेरिस। और ऑफ कोर्स वहाँ पे अगर आप रह रहे हैं तो आपको पे करने पड़ सकते हैं 1200 से लेकर 1,400 यूरो के बीच में आपकी टोटल कॉस्ट आएगी। पेरिस से अगर आप बाहर रह रहे हैं तो 1,000 से लेकर 800 यूरो में आपका काम आराम से चल जाएगा। पॉइंट नंबर 5, पार्ट टाइम जॉब्स एंड सैलरी। फ्रांस में मिनिमम वेज है अराउंड 9.71 यूरो हर घंटे। आफ्टर टैक्सेस आपके हाथ में मिल जाएंगे मिनिमम 7.61 यूरो पर आवर।
which actually is a bit more than compared to Germany in some of the cities at least. आप बेसिकली काम कर सकते हैं 964 आवर्स एवरी ईयर, अगर इसको हम ब्रेक डाउन करें तो 20 घंटे हर वीक, लेकिन आप समर में फुल टाइम काम नहीं कर सकते। इन टोटल आप सिर्फ अगर आप काम करेंगे तो 20 घंटे हर हफ्ते कर सकते हैं एक साल में। लेकिन फ्रांस में पार्ट टाइम करने का ये एक फ़ायदा है कि 608 यूरो मिनिमम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इस 20 घंटे में काम कर रहे हैं तो मिनिमम वेज आप बजट कर सकते हैं कि आपकी जेब में आ जाएगा। इटली में लेकिन कोई मिनिमम सैलरी नहीं है। नॉर्मली जो भी मैंने रिसर्च के दौरान देखा 6 से 7 यूरो आपको हर घंटे मिलते हैं, लेकिन ये याद में रखिएगा कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इटली में थोड़ी सस्ती है फ्रांस से। तो अगर आपके 1-2 यूरो आपको फ्रांस में ज़्यादा मिल रहे हैं और इटली में थोड़े से कम, तो बेसिकली एट द एंड एज ए स्टूडेंट में मेरी जहाँ तक खुद की एक्सपीरियंस है बैलेंस आउट हो ही जाता है। इटली में भी रूल बेसिकली सेम है फ्रांस की तरह। अराउंड 1070 या 60 घंटे आप काम कर सकते हैं साल में, या तो 6 महीने आप 40 घंटे काम कर सकते हैं हर वीक, या तो पूरे साल में 20 घंटे हर वीक। पॉइंट नंबर 6, आफ्टर स्टडी ऑप्शंस। उसके लिए फ्रांस काफ़ी बढ़िया है। जब आप फ्रांस में अपनी पढ़ाई ख़त्म करते हैं बेसिकली बैचलर्स और मास्टर्स की, आप अप्लाई कर सकते हैं 1 साल का पोस्ट स्टडी वीज़ा के लिए। इस वीज़ा के दौरान आप ऑफकोर्स पार्ट टाइम कर सकते हैं, जो कि आप एज ए स्टूडेंट कर रहे थे। सेम रूल अप्लाई होते हैं, बस ये होता है कि इस 1 साल के दौरान आपको अपनी जॉब ढूंढनी है और मिनिमम इसके बाद ये एक्सटेंड नहीं होगा। तो इसी 1 साल में आपको जॉब ढूंढनी ज़रूरी है। एक बार अगर आपको जॉब मिल गई तो आपको बेसिकली गवर्नमेंट को दिखाना पड़ेगा कि आपकी मिनिमम सैलरी 2309 यूरो है हर महीने। उसके बेसिस पे आपको अपना रेजिडेंस परमिट मिल जाएगा अपनी पढ़ाई के बाद। इटली में भी बेसिकली हर चीज़ सेम है, बट एक चीज़ थोड़ी डिफरेंस है कि आपको जो पोस्ट स्टडी वीज़ा मिलता है वो सिर्फ मिलेगा मास्टर्स या फिर पीएचडी पे। अगर आपने बैचलर्स करी है और आप इस कंट्री में रुकना चाहते हैं अपनी पढ़ाई के बाद, तो आपको मास्टर्स करनी पड़ेगी ताकि आपको ये वीज़ा मिल सके। पॉइंट नंबर 7, जॉब्स अवेलेबिलिटी एंड सैलरी। फ्रांस मैं कहूँगा इटली के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा बेहतर है, लेकिन ऑफकोर्स बोथ कंट्री काफ़ी फोकस करती है लैंग्वेज पे। तो ये आपको ध्यान में रखना रहेगा कि आप जिस भी टाइम वहाँ पे रहे हैं, इंग्लिश इतना वहाँ पे ज़्यादा नहीं चलती। बड़ी सिटीज़ में भी इन टर्म्स ऑफ बिजनेस एंड एक्सेट्रा दे आर वेरी सेंसिटिव व्हेन इट कम्स टू देयर लैंग्वेज, बोथ इटालियंस एंड फ्रेंच। ऑफकोर्स अगर आपने उधर से मास्टर्स या फिर पीएचडी करी है तो यू आर इन अ हाई स्किल्ड कैटेगरी। उसके बेसिस पे भी जॉब मिलना थोड़ा ज़्यादा आसान है। और अगर आपने टॉप 3 यूनिवर्सिटी से अपनी एमबीए करी है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं $70,000 साल का, और उससे ज़्यादा भी, मिनिमम $70,000। अगर हम इटली की बात करें तो इसकी इकोनॉमी थोड़ी वीक है कंपेयर करें इसके बाकी नेबर से, तो फ्रांस से भी एक्चुअली वहाँ पे जॉब्स की काफ़ी किल्लत है और मोस्टली अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है यंग पॉपुलेशन के बीच में। तो अगर आप compete कर रहे हैं इटली में, दैट कैन बी अ बिट डिफिकल्ट। आई थिंक मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिशन इज़ फॉर लो स्किल जॉब, और अगर आपने मास्टर्स या फिर अपनी पीएचडी करी है, सो यू आर ऑन अ हाई स्किल कैटेगरी जस्ट लाइक इन फ्रांस, एंड मे बी अ बिट ईजियर फॉर यू to search or get a job there. मिनिमम सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एमबीए के बाद 50,000 से ऊपर। पॉइंट नंबर 8, परमानेंट रेजिडेंसी एंड सिटीजनशिप। फ्रांस में आपको मिनिमम 5 साल अनइंटरप्टेड स्टे दिखाना पड़ेगा, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं परमानेंट रेजिडेंसी के लिए। बेसिकली फ्रांस में आप सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं 5 साल के बाद, तो काफ़ी अच्छा प्रोसेस है। जब आपको सिटीजनशिप मिलेगी तो उसके बेसिस पे आप बनेंगे फ्रेंच सिटीजन और EU सिटीजन एज वेल, और इसके बेसिस पे आप किसी भी यूरोप में, किसी भी जो भी यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है वहाँ जाके आप रह सकते हैं to work, to study or to train yourself. Of course, permanent residency मिलना थोड़ा ज़्यादा आसान रहता है। सिटीजनशिप के लिए आपको काफ़ी सारे पेपर सबमिट करने पड़ते हैं, प्रोसेस थोड़ा लंबा रहता है, लैंग्वेज सर्टिफिकेट, इंटीग्रेशन, काफ़ी सारी चीज़ें दिखानी रहती है। लेकिन आइदर वेज 5 साल के बाद आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जो भी आप चाहें। फ्रेंच सिटीजनशिप अलाउज ड्यूल सिटीजनशिप एज वेल, तो अगर आपकी होम कंट्री का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप अपना पासपोर्ट, दोनों पासपोर्ट बेसिकली होम कंट्री का और फ्रांस का एक साथ रख सकते हैं। इटली में प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है। बेसिकली अगर आपको परमानेंट रेजिडेंसी चाहिए तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं 5 साल के बाद, वो फ्रांस की तरह है। लेकिन सिटीजनशिप के लिए अगर आप चाहें और अपने आप को इटालियन समझना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रुकना पड़ेगा 10 साल के लिए, जो कि काफ़ी लंबा टाइम है थिंकिंग अबाउट इटली। तो ये डिफरेंस है बेसिकली फ्रांस और इटली के बीच। अब हम आते हैं कंक्लूजन और मेरी रिकमेंडेशन। वेल आई थिंक अगर आपने ये सारी चीज़ें जो भी मैंने कही है सुना होगा प्रॉपर्ली, तो ऑफकोर्स फ्रांस इज़ अ
क्लियर विनर। फ्रांस की इकोनॉमी ऑफ कोर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। फ्रांस की में आपको आपकी सैलरी थोड़ी ज़्यादा हाई है, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी थोड़ी हाई है, बट either ways you have more chance to get a job there। 5 साल के बाद आपकी परमानेंट रेजिडेंसी और सिटीजनशिप के लिए भी आपको आसानी से वहाँ पे प्रोसेस आपका काफ़ी आसान है। इटली ऑन टर्म्स इट्स अ बिट डिफिकल्ट कंट्री। आपने सुना होगा इसकी इकोनॉमी के बारे में और अभी जो भी चीज़ें चल रही हैं, आपने जो भी देखा होगा, इटली इतनी अच्छी कंट्री नहीं है पढ़ाई के लिए। अगर आप सीरियसली फ्यूचर अपना देखते हैं यूरोप में या फिर किसी प्रॉपर कंपनीज में, तो मैं आपको कहूँगा कि ट्राई कीजिए टू गो टू फ्रांस इन केस इफ़ यू आर थिंकिंग बिटवीन फ्रांस एंड इटली। बेसिकली इटली आप थोड़ा साइड में रखिए अभी के लिए, बट other than that it's your choice। so guys, hope you like this video और थोड़ी clarification आपको मिली होगी। अगर आपको ये clarification मिली है तो subscribe, share this video and of course like this video, and I will see you in my next one। so have a wonderful day।